चलो बेटा, हम लोग आज पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का सबसे पहला चैप्टर, सबसे बेसिक, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, क्या नाम है इस टॉपिक का? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम लोग अभी सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यूनिट्स के बारे में। देखो, यूनिट्स का मतलब क्या है, यूनिट्स क्यों बनाई गई है? यूनिट्स को बनाया गया है चीजों को नापने के लिए, तौलने के लिए, मेजर करने के लिए। ठीक है, क्यों नापा तौला जाता है, मेजर क्यों किया जाता है चीजों को? ताकि बिजनेस किया जा सके, लेन देन की जा सके। ऐसा नहीं है कि जिस टाइम पे, जैसे अभी के टाइम पे रुपया है, पैसा है, डॉलर है, अलग अलग करेंसीज हैं। जब ये करेंसी नहीं थी तब भी चीजों का यानी कि गुड्स का एक्सचेंज होता था। इस प्रथा को बार्टन सिस्टम कहा जाता था पुराने जमाने में। सोशल साइंस में पढ़े होंगे इस चीज को। आज भी ये चीज होता है ना? क्या होता है, जैसे लाइक एक इंसान है, उसके खेत में 100 किलो चावल हुआ है, एक दूसरा इंसान है, उसके खेत में 100-150 किलो दाल हुई है। तो वो कुछ चावल देगा और बदले में उससे कुछ दाल का एक्सचेंज कर लेगा, समथिंग लाइक दैट। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? आज भी गाँवों में ये चीजें होती हैं अभी भी। ठीक, सो द थिंग इज कि गुड्स के एक्सचेंज के लिए तौला जाता है कि किसी साल चावल की फसल ज्यादा हुई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और दाल की फसल कम हुई, तो ज्यादा चावल के बदले में कम दाल लेन देन होगी। ठीक, मतलब ऐसा सेट कर लेगा कि मैं 80 किलो चावल दे रहा हूँ, बदले में मेरे को वो 60 किलो दाल देगा। ऐसा पहले से बिजनेस हो जाता है, फिर उतना तौल करके दे दिया जाएगा। तो ऐसा है कि अलग अलग तरह की यूनिट्स का इस्तेमाल होता है। ठीक, अब मेजर तौर पे या मोटा मोटी तौर पे दुनिया में बहुत सारी तो यूनिट्स हैं, लेकिन मेजर तौर पे 3 यूनिट्स को मेजर माना जाता है या बड़ी माना जाता है, जिनका बहुत ज्यादा बल्क लेवल पे इस्तेमाल होता है। ध्यान से देखिए कौन है वो 3 यूनिट्स। ठीक है, सबसे पहली, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहली फेमस है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में बेटा सी रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर को, जी रिप्रेजेंट करता है ग्राम को, और एस रिप्रेजेंट करता है सेकंड को। बहुत बेसिक सा चीज है। ठीक, दूसरी होती है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एम रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? मीटर को। के रिप्रेजेंट करता है किलोग्राम को, और एस रिप्रेजेंट करता है सेकंड को। तीसरी होती है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। अंग्रेज लोग इसका इस्तेमाल करते थे। एफपीएस, एफ डिनोट करता है यहां पर फुट को, पी से पाउंड, और एस से सेकंड। फुट, पाउंड और सेकंड। ठीक, तो अगर गौर किया जाए तो हम, जैसे हम इंडिया वाले क्या करते हैं, हम लोग किसी एक यूनिट के साथ स्ट्रिक्ट नहीं है। हम लोग अपनी जरूरत के मुताबिक यूनिट बदल लेते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। रीजन क्या है? हमारा कल्चर ऐसा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए, रहे और चले गए, या रह गए, आके रह गए ये बोलना चाहिए। जैसे मुगल लोग आए, अंग्रेज लोग आए, बहुत सारे लोग आए, सब अपना अपना कल्चर लेके आए। सबका कल्चर हमारे यहाँ मिक्स्ड है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, हम लोग अलग अलग चीजों को अलग अलग तरह से मेजर करना शुरू कर देते हैं, तौलते अलग अलग तरह से हैं। देखो, मैं इस चीज के ना कुछ बेसिक्स एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आप में से किसी से भी आपकी हाइट पूछूंगा, तो आप लोग सेंटीमीटर में दोगे आंसर? नहीं। किलोमीटर में दोगे आंसर? नहीं। किस में दोगे? फुट और इंच में आंसर दोगे। अगर मैं पूछूं कि ये पेन कितनी लंबी है, तो तुम लोग फुट में बताओगे कितने स्क्वायर फीट का है? नहीं बताओगे, तब सेंटीमीटर बताने लग जाओ। अब मैं पूछूंगा यहाँ से तुम्हारा घर कितना दूर है, क्या तुम लोग फुट और इंच में बताओगे? नहीं। सेंटीमीटर बताओगे? नहीं, तब तुम लोग किलोमीटर बताने लग जाओगे। अगर मैं तुमसे पूछ दूं तुम्हारा घर कितना बड़ा है, तो तुम लोग स्क्वायर फीट में बताने लग जाओगे कि 1000 स्क्वायर फीट का है, 1200 स्क्वायर फीट का है, 1500 स्क्वायर फीट का है, 2500 स्क्वायर फीट का है। आ रहा है समझ में? अगर मैं पूछूं खेत कितना बड़ा है, तो तुम लोग एकड़ में बताने लग जाओगे। मैं हर बार लंबाई पूछ रहा हूं ना, हर बार ध्यान से सुनना मेरी बात को। तुम्हारी हाइट लेंथ है, यहां से घर की दूरी लेंथ है, घर कितना बड़ा है लेंथ है, यहां से घर कितना दूर है लेंथ है। हर बार अलग अलग यूनिट इस्तेमाल हो रही है। ठीक, तो हम लोग कब अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग यूनिट्स में चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं अगर आपसे हाइट पूछता हूं, तो आप एफपीएस में बता रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि मैं एफपीएस में बता रही हूं करके। लेकिन अगर मैं आपसे कोई दूसरी चीज पूछूंगा तो आप सेंटीमीटर बताने लग जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा आप यूनिट चेंज कर दिए करके। वैसे ही आप एमके से बताने लग जाओगे। एक वैसे ही मोटा मोटा, अच्छा, अलग अलग जगह में भी अलग अलग तरह की यूनिट्स इस्तेमाल होती हैं, ऐसा भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में, ऑल ओवर पूरे इंडिया में, आप अगर किसी से भी उनके उनका वजन पूछोगे, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर अगर आप किसी से इंडिया में उसका वजन पूछोगे तो किस में बताएगा वो? किलोग्राम में बताएगा। जैसे मैं अगर तुमसे तुम्हारा वजन पूछूंगा
तुम बताओगे कि मैं 45 किलो का हूँ, 50 किलो का हूँ, 60 किलो का हूँ, किलोग्राम में बताओगे। यूके में जा करके आप किसी से उसका वजन पूछोगे तो लोग अपना वजन किसे बताएंगे, पाउंड में बताएंगे। लाइक वो कभी भी केजी में नहीं बता पाएंगे, वो पाउंड में बताएंगे। हम लोग किलोमीटर में नापते हैं, वो लोग माइल्स में नापते हैं, समझते हो ना। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग लोकेशन पे भी कुछ कुछ चीजें वेरी करती हैं। तो टोटल बेटा ध्यान से सुनना, 7 मेजर बेस फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, 7। जैसे अगर आप ओवरव्यू देखोगे तो ध्यान से समझना, सेंटीमीटर, मीटर और फुट, ये तीनों की तीनों एक तरह से क्या है, ये तीनों एक तरह की क्या है, लेंथ है। ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, ये सब क्या है, मास है। सेकंड सेकंड सेकंड, ये तीनों की तीनों क्या है, टाइम है। तो MLT लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले में, आपने शायद देखा होगा किताब में, ठीक। तो क्या ये सिर्फ 3 चीजें होती हैं, तो नहीं, ये 3 चीजें नहीं होती हैं। टोटल 7 मेजर होती हैं और 2 कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। इन 7 के बारे में अभी डिस्कस करना है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज और बता दूं कि भविष्य में, मतलब भविष्य बोल रहा हूं, बोलना चाहिए, पास्ट में जब ऐसे अलग अलग यूनिट्स थी तो इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स एक्सचेंज करने के लिए पहले क्या होता था, कॉम्प्लिकेशन होती थी। एक कंट्री वाला बोल रहा है कि मैं किलोग्राम में बेचूंगा, एक कंट्री वाला बोल रहा है कि मैं भाई पाउंड में खरीदूंगा, तो दोनों कहीं लड़ाई मत करें। इसलिए जरूरत पड़ी ऐसा यूनिट बनाने की। ऐसा यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में अगर एक्सचेंज होगा गुड्स तो मैंडेटरी है यही वाली यूनिट में एक्सचेंज करना पड़ेगा हर कंट्री को, उसको आता हो या मत आओ, उसको इसी बेसिस पे करना पड़ेगा। तो किसको बनाया गया ऐसा यूनिट, MKS शुड बी नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। मीटर, किलोग्राम और सेकंड वाली जो यूनिट थी इसी को SI यूनिट बनाया गया। कोई प्रॉब्लम यहां तक के, आगे बढ़ूं मैं यहां से। हाँ, तो जैसा कि मैंने बोला 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज थी। कोई बताएगा कौन कौन सी थी, ये नोट कर लियो, ये फटाक से उतार लो। तब तक के मैं इधर लिख देता हूं। कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या होती, सबसे पहली तो मास, दूसरा बेटा लेंथ, बिल्कुल सही, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, छठवा एक हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हैं और एक बोल सकते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास को किलोग्राम से डिनोट करते हैं, लेंथ को मीटर से डिनोट करते हैं, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। देखो कुछ चीजों से आप फेमिलियर होगे और कुछ चीजें आप एकदम नया नया पहली बार नाम सुन रहे होगे, खासतौर पे इन दोनों का। आगे जैसे जैसे पढ़ोगे चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी, बस पढ़ते जाओ, ठीक है। इजी है, कोई मुश्किल मुश्किल नहीं है। अच्छा, लिखने के टाइम पे इनके सिंबल क्या होते हैं, मास को तो ऐसे ही किलोग्राम में लिख दोगे, मतलब केजी ही लिखोगे, मीटर को M लिखोगे, सेकंड को SEC लिखोगे, केल्विन को कैपिटल K से डिनोट करते हैं, एम्पियर को कैपिटल लेटर के A से डिनोट करते हैं, मोल का शॉर्टकट फॉर्म है MOL, ई बस हटा देते हैं, और कैंडेला को लिखते हैं भाई CD से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इस तरह से वर्क करता है, पहले नोट कर लीजिए यहां तक के। ये जो 7 हैं ये मेजर फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इन सातों की मदद से हर तरह की यूनिट्स को नापा, मेजर किया जा सकता है। इनके साथ में बेटा 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स भी दी गई है। कौन कौन सी, कोई बताएगा। एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। क्या कोई ऐसा है जिसको ये पता नहीं इन दोनों में डिफरेंस क्या है करके, पता है क्या होता है प्लेन एंगल और क्या होता है सॉलिड एंगल, जिसकी यूनिट नहीं होती है,
मैं समझा रहा हूं भाई। ये है प्लेन एंगल, इन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है, थीटा। ये है प्लेन एंगल, ठीक है। और देखो इसमें एंगल कैसा बन रहा है, ये वाला जो एंगल है ये बाहर की तरफ निकले। अगर नहीं समझ में आता तो चलो मैं ऐसा दिखाता हूं तुम लोगों को, नेट में ज़्यादा अच्छा डायग्राम मिल जाएगा, कोई ये सच परेशानी वाली बात नहीं है। इसको हटाते हैं, इसी को दिखाते हैं आपको। इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, दिख रहा है कोन, जैसे आइसक्रीम वाला जो कोन रहता है, कोन वाली आइसक्रीम, वो सॉलिड एंगल बनाएगी यहां पर, ठीक है। ये देखो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस। ठीक है, देखिए सॉलिड एंगल कैसा है, ऐसा गोल काट के अंदर की तरफ घुसा हुआ है, 3D है वाला ऑब्जेक्ट है, 3D वाला एंगल। और प्लेन एंगल कैसा रहेगा, प्लेन एंगल स्ट्रेट रहेगा। आ रहा है समझ में कि कोई डाउट है, ठीक। सॉलिड एंगल यहाँ अंदर बन रहा है ना, इसमें अंदर बनेगा, यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। इस चीज को सॉलिड एंगल बोलते हैं। प्लेन एंगल मतलब एक नॉर्मल एक्सिस पे, उसी एक्सिस पे दो अलग अलग चीजें हैं, उनके बीच में एंगल बन रहा है, दो वेक्टर्स के बीच में, उसको बोलेंगे प्लेन एंगल। क्या यहां तक कोई परेशानी है, बढ़ जाऊं आगे, ठीक। अब देखो जब हम लोग 9th स्टैंडर्ड में रहते हैं तो हम लोग ना फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं और उनका फॉर्मूला बनाते हैं और उनकी ऐसा यूनिट लिखते हैं, जैसे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यूनिट बनती है मीटर पर सेकेंड, बस यहीं तक कहानी थी। लेकिन जब हम लोग इस टॉपिक में आते हैं तो हम लोग हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग ये पढ़ लिए यूनिट्स क्या होती हैं, तो यूनिट्स के तुरंत बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायमेंशंस पढ़ेंगे, यानी कि ये एम एल टी इन लोगों के बेसिस पे चीज़ों को डिफाइन करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक। तो आ जाइए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या चीज, डायमेंशंस या डायमेंशनल फॉर्मूला बोल सकते हो या डायमेंशनल इक्वेशंस बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। देखो बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं, थोड़ा सा फटाफट फटाफट करते जाएंगे, थोड़ा सा स्लो नहीं करेंगे, ध्यान इधर देंगे, है ना। बताओ भाई फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, मास, लेंथ, टाइम क्या है, डिस्टेंस इज सम काइंड ऑफ लेंथ, तो L अपॉन टी, टी की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, एल टी माइनस वन। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, एल टी माइनस वन। वेलोसिटी का ही बनाऊंगा तो सेम आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी मतलब है तो वेलोसिटी ही, वेलोसिटी में बदलाव भी आ जाएगा तब भी वो रहेगी तो वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, अपॉन में क्या है, इसकी पावर क्या है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, तो -1 एल टी माइनस टू, किसके लिए आ गया, एक्सेलरेशन के लिए आ गया, ठीक। तो बताइए फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, m के जगह पे m, a के जगह में क्या लिखूंगा, एल टी माइनस टू, इसका फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होगा, इसको भूलना नहीं, ठीक है। देखते जाओ, अभी बहुत सारा दिखा रहा हूं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन, नहीं समझ में आएगा तो तुरंत रुकना ना, फास्ट हो रहा है सर, स्लो कर लो करके, ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, एरिया को बोलेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। कोई डाउट है, लेंथ इज काइंड लेंथ, ब्रेथ इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ लेंथ, क्लियर, नहीं समझ में आ रहा ना, देखो आ रहा है ना। तो एक लेंथ से एक लेंथ काटा, तो प्रेशर के लिए आया, एम वही है, रहने दो, एल को ऊपर लेके गया तो एल की पावर -1, टी माइनस टू वहीं बैठा हुआ है। एक चीज का याद रखना, थोड़ा सा सीक्वेंस सही रखना, एम टी माइनस टू एल माइनस वन मत करे करो ऐसा, पहले मास फिर लेंथ
फिर टाइम थोड़ा लाइन से जाने दो, आगे पीछे गड़बड़ सड़बड़ मत करना। ऐसा नहीं कि वो आंसर गलत है, ऐसा है कि सीक्वेंस में लिखोगे ना तो गलती होने की गुंजाइश कम रहेगी और याद हो जाएगा। देखो आज पढ़ रहे हो ml-1 t-2, कल फिर पढ़े प्रेशर ml-1 t-2, फिर परसों पढ़े या नरसों पढ़े ml-1 t-2, याद हो जाएगा। आज लिखोगे mt-2l-1, कल पढ़ोगे ml-1 t-2, क्या याद होगा? वे कुछ याद नहीं होने वाला। हर दिन अलग अलग पढ़ोगे तो कहाँ याद होगा? हर दिन सेम तरह से पढ़ोगे तो याद होगा। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सीक्वेंस में लिखने की आदत डालिए, इट विल बेनिफिशियल फॉर यू। जितना याद कर लो उतना कम है, सच्चाई तो ये है। 169 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 169 फॉर्मूले हैं ऐसे जो याद करने हैं, तो अभी तो 20 में हवा हो जाएगी, ठीक है। 179 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके फॉर्मूलाज हैं सिलेबस में, तो सबको तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं उतने को तो अच्छे से करोगे ना। बाकी मैं कुछ कुछ शॉर्टकट बताऊंगा कि कैसे कैसे में कैसे कैसे बचना है करके, ठीक। यहां तक की कोई परेशानी है? आगे बढ़ते हैं और दिखा रहा हूं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आंसर क्या है बेटा? mlt-2, mlt-2। डिस्टेंस क्या है? l, l और l क्या हो जाएगा? l2t-2। किसके लिए? वर्क के लिए। यहां तक की कोई परेशानी? कुछ नया भी दिखाता हूं, देखो ये तो 9th का ही लेवल है, एक आध और दिखाते हैं, चलो 9th का ही। डेंसिटी का क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की जगह m, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट, आंसर आया ml-3। किसके लिए? डेंसिटी के लिए। कोई परेशानी है? नोट करना है फटाक से, पहले यहां तक उतारो फिर आगे दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। यहां तक हो गया। देखो ये ना थोड़े से ज्यादा इजी वाले एग्जांपल थे, ये जहां तक नीट या जेईई के पेपर में बिल्कुल नहीं आने वाले, ये सीखने के लिए बनाए हो। जो आने वाला है अब उसकी बात बता रहा हूँ। यहाँ से आपके फॉर्मूले कितने अच्छे हैं उनका भी टेस्ट होगा। कितना लिख चुके हम लोग यहाँ तक के? 6 बना चुके ना। देखिए 7th दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, नोट करिए। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। किस चीज का सिंबल है? किसकी बात हो रही? क्या निकालना है यहां पर? क्या निकालना है? कैपिटल लेटर का जी। जिन लोग भूल गए हैं, जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा उन लोग को बता दूं, 9th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने। दो प्लेनेट थे, एक का मास सपोज m था और दूसरे का मास स्मॉल m था। चलो मान लो इसका मास स्मॉल m कर दिए। इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस था r। तो हम लोग एक डेरिवेशन बनाए थे, डेरिवेशन का आंसर था F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। पढ़े हो? ठीक। अब इसमें से जो कैपिटल जी है ना उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहे वो निकालना है यहाँ पर। तो अगर कैपिटल जी निकालना है तो कैपिटल जी यहीं रखे, ये तीनों इधर पलट के आ जाएंगे। F के साथ ये अपॉन का r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये m1 m2 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो कैपिटल जी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना? एफ आर स्क्वायर अपॉन m इंटू एम। एफ मतलब mlt-2, कहां से आया? यहां से आया mlt-2, ठीक है। फोर्स का बोला था रटना करके। आर क्या है? लंबाई है, लेंथ है, कहां की? दोनों प्लेनेट के सेंटर के बीच की दूरी। आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर अपॉन m इंटू एम, ये लो भाई मास इंटू मास। तो क्या होगा? दो चीजें कैंसल्ड हो जाएंगी। कौन कौन सी चीज? मास के साथ मास कैंसल हो जाएगा, ये वाला m ऊपर जाएगा, m की पावर -1, l की पावर 2, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, 2 और 1 3, t-2, और ये हो गया अपना क्या आंसर? किस चीज का? कैपिटल जी का। याद रखना कैपिटल जी अलग है, स्मॉल जी अलग है। स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होगा वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बताओ? हो गया फुस। एक्सेलरेशन का क्या होता है?
एक्सेलरेशन का क्या होता है? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी तो एक्सेलरेशन ही है ना, कि कुछ और चीज है तो एक्सेलरेशन ही। तो उसका आंसर भी LT माइनस टू होगा। एक बात बताओ, कार की वेलोसिटी के लिए LT माइनस वन, तो क्या बाइक की वेलोसिटी के लिए कुछ और आ जाएगा? सेम होगा ना। तो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन ही तो है वो भी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो वही होगा। मैग्नीट्यूड चेंज होता है, यूनिट्स और डायमेंशन चेंज नहीं होती है, याद रखना इस चीज का। ठीक है, चलिए फटाक से पहले यहां तक के उतार लीजिए, ये मैं हटा दे रहा हूं यहां से। कुछ और इंपॉर्टेंट अच्छे वाले दिखा दे रहा हूं मैं। आप लोग खुद से बनाओगे? एक आध दूं? लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फॉर्मूला पता है ना कि बताना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। देखो दो तरीके हैं इसको बनाने के। पहला रास्ता है IR और दूसरा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज शुड बी नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। IR में जाओगे ना तो रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, वो भी कई मेहनत है, हालांकि उससे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज थोड़ा सा आसान पड़ेगा, बिकॉज वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और चार्ज की जगह पे करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम, तो यहां पे क्या हो जाएगा I इंटू टी। फोर्स मतलब MLT माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट L, करंट की जगह क्या लिखोगे? एम्पियर का A। कहां पे बताया था मैं इस चीज को? इलेक्ट्रिक करंट में A लिखेंगे बताया था, ठीक है। और T की जगह में क्या लिखूंगा? टाइम का T है भाई वो। याद रखना टाइम वाला T और टेम्परेचर वाले T को अलग अलग रखना, मिला मत देना, पता चल रहा है कभी किसी दिन टाइम और टेम्परेचर को उड़ा दिए, है ना। ओके, अब कट तो कुछ भी नहीं रहा है, M L और L L2, T माइनस टू है, ये वाला T ऊपर जाके माइनस वन बनाएगा, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, A माइनस वन। अगर सिंप्लीफिकेशन में परेशानी हो तो आप अपने स्टाइल में खुद करो, आराम से करो, आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। ठीक है, बता लीजिए पहले यहां तक के। सर ये वाली फिजिकल क्वांटिटी बना के दिखाओ, तो आप पूछ सकते हो अपने मन से कि सर ये वाला बना दो करके, कि मैं ही दूं नया। चलिए प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे, देखिए। हाँ, लिखिए प्लैंक्स कांस्टेंट। जो लोग नहीं जानते कि ये क्या चीज है और इसका क्या फॉर्मूला होता है तो बता दूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना, डायमेंशनल फॉर्मूला दूर की बात है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखो सन से जैसे लाइट आती है तो अपने साथ में एनर्जी कैरी करती है, ठीक। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से लाइट आएगी सन से, जैसे मान लो कि जमीन पे एक मेटल की प्लेट रखी, आपके छत में एक लोहे की प्लेट रखी, मेटल की प्लेट रखी, थाली रखी है, धूप आई, धूप आके जब मेटल की प्लेट में टकराएगी तो आपकी प्लेट जो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, समझते हो। तो जो फॉलिंग एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी? फ्रीक्वेंसी की। किसकी फ्रीक्वेंसी? लाइट की फ्रीक्वेंसी, ठीक। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को अगर इक्वल्स में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट लगता है जिसको लिखते हैं H से। यही H जाना जाता है किस चीज के नाम से? प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से, ठीक। तो अगर आपको प्लैंक्स कांस्टेंट का अब आगे डिटेल में नहीं बता रहा हूं, जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अगर आपको प्लैंक्स कांस्टेंट यानी कि H की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? E अपॉन म्यू करना पड़ेगा, ठीक। E मतलब एनर्जी, तो एनर्जी के लिए क्या डायमेंशन फॉर्मूला होगा? एनर्जी इक्वल्स टू, चलो एक शॉर्टकट बताता हूं, इस पेज में वापस आते हैं, है ना। यहां पे मैं बता रहा हूं शॉर्टकट, किस चीज के लिए? डायमेंशंस के लिए शॉर्टकट। ध्यान से सुनो, वर्क की SI यूनिट क्या होती है बताओ? काइनेटिक एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है? इवन एनी काइंड ऑफ एनर्जी, मैं बोला सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, कोई सी भी, गोबर गैस एनर्जी,
तब भी ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल। ठीक, तो बेटा अगर सबकी ऐसा यूनिट सेम टू सेम है तो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, ml2t-2। कहां से आया, कहां है वर्क, वो देखो ml2t-2। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूले का आंसर यही चाहेगा। कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, आंसर तो वही आएगा। ठीक, अब आप बोलोगे कि सर कैसे मान लें, बना के दिखाओ। आ जाओ भाई बना के दिखा देता हूं। वर्क का तो बना के दिखा चुका हूं, काइनेटिक एनर्जी दिखा देता हूं। चलिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एक कांस्टेंट नंबर है, नंबर 1/2 एक कांस्टेंट नंबर है, छोड़ दो। m के जगह पे स्पीड है v, डिस्टेंस अपॉन टाइम, पावर क्या है 2, क्या हो गया ml2 t की पावर 2 ऊपर जाएगा क्या बनाएगा t की पावर -2। ये वाला आंसर, ये वाला आंसर सेम है। आ जाओ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh, m के जगह पे m, g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी थोड़ी देर पहले बताया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब lt-2, तो g के जगह क्या लिखूंगा lt-2। h के जगह में हाइट इज सम काइंड ऑफ लेंथ, l और l l² t-2, फिर सेम आंसर आ गया। तुम बोलोगे सर नए फॉर्मूले में दिखाओ, ये ले भाई E इक्वल्स टू mc², आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, बम बनाने का फॉर्मूला, न्यूक्लियर बम बनाने का फॉर्मूला ये। ठीक, m क्या डिनोट करता है, मास। c का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो स्पीड ही, स्पीड है मतलब क्या हो गया lt-1, पावर में क्या लग गया 2, पावर अंदर आएगा तो क्या बनाएगा l2 -1 इंटू 2 -2। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, सबके सब में इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर क्या रहे, सेम आ रहा है। तो क्या पता चला, इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, ध्यान से सुनना, इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम SI यूनिट देन देयर डायमेंशनल फॉर्मूलाज आर ऑल्सो सिमिलर। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज की SI यूनिट सेम टू सेम है तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज भी सेम टू सेम ही होंगे, बदलेंगे नहीं। बट ये वाली कहानी वाइस वर्सा में नहीं चलती है, उल्टा मत लगा देना। कल को आप बोलोगे कि सर दो चीजों की SI यूनिट सेम है तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम था, तो डायमेंशन सेम है तो SI को भी सेम कर देते हैं। नहीं नहीं भाई, SI अलग अलग रहेगी, ऐसा हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल, पुराने वाले टॉपिक में से ही। ये देखिए, एंगल की SI यूनिट क्या होती है, कोई बताएगा, रेडियन। शाम वाली क्लास में भी कुछ दिन पहले ही बताया मैंने, एंगल की SI यूनिट क्या होती है, रेडियन। एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0l0t0, मतलब ये एक तरह की कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कौन, एंगल, प्लेन एंगल। ठीक, अब अगर इसी चीज में मैं सॉलिड एंगल पे आऊं तो सॉलिड एंगल में भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है m0l0t0। तो अब कोई बच्चा दिमाग लगाएगा, अरे यूनिट सेम होती थी तो डायमेंशन सेम होता था, तो डायमेंशन सेम है, लास्ट वाले यूनिट भी सेम कर दे, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी SI यूनिट होती है, इसकी रेडियन है तो इसकी क्या है, स्टेरेडियन है। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, सॉलिड एंगल की SI यूनिट होती है स्टेरेडियन। ठीक, तो बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि SI यूनिट सेम होगी, बट अगर SI यूनिट सेम है तो मैंडेटरी है कि डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। ठीक, कोई परेशानी, कुछ पूछना है तो बेशक पूछ लो, नहीं तो ये नोट कर लो फटाफट से पहले। ठीक है, क्या बोला बेटा, अगर स्टेटमेंट लिखना है तो मैं स्टेटमेंट डिक्टेट कर दे रहा हूं, इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, लिख दूं क्या बोर्ड में, इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम और सिमिलर SI units then their dimensional formulas are also similar। हिंदी मीडियम वाले इसको कैसे बोल के याद रखते हैं, अगर दो भौतिक राशियों की SI यूनिट सेम है तो उनकी विमाएं भी सेम टू सेम होगी, एक समान होगी। ठीक है,
चलो डन करो भाई पहले यहां तक के, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये यहां तक के हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, अभी तक हम लोग पढ़े हैं यूनिट क्या होती थी और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता था। मैं अभी ज्यादा से ज्यादा कितना दिखाया हूँ, 10-12 ठोक ही दिखाया हूँ, 15 ठोक दिखाया हूँ, वो भी नहीं दिखाया हूँ। ऐसे बहुत सारे हैं, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, यंग्स मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे ना, जैसे मैं जब मैं इम्पल्स में आऊंगा तो मैं इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला दिखाऊंगा। जब मैं जिस जिस टॉपिक में जहां जहां पहुंचता जाऊंगा, जो जो नई नई फिजिकल क्वांटिटीज आती जाएंगी, मैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसा यूनिट, हर टॉपिक में फॉर्मूला बताऊंगा, वहां पर फिर से डायमेंशनल फॉर्मूला बताता जाऊंगा। अभी के लिए फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। ये टॉपिक यहां पर खत्म हुआ। ये आपका पहला टॉपिक था इस चीज का, इस चैप्टर का, एरर मेजरमेंट का सबसे पहला टॉपिक, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये खत्म हुआ, ये पहला टॉपिक है। ठीक है, इसकी वीडियो मैं अलग कर रहा हूं, दूसरे वाले टॉपिक की अलग से कर दूंगा एक। ठीक है।